दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3। पहला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपको बताना है। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष? तो सही उत्तर 5 वर्ष। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर सामान्य सभा यानी जनरल असेंबली के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री या महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर जनरल असेंबली करती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो उत्तर है 60 माह का। यहाँ पर माह में दिया गया है, तो आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष अथवा 60 माह का होता है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है? ऑप्शन है मैत्री संधियां एवं प्रतिमैत्री संधियां, शस्त्रीकरण एवं निशस्त्रीकरण, क्षतिपूर्ति या अहस्तक्षेप। तो दोस्तों याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समीक्षकों ने मोटे तौर पर 6 ऐसे साधन बताए हैं जिनसे राष्ट्र शक्ति संतुलन स्थापित करते हैं। इसमें मैत्री संधियां और प्रतिमैत्री संधियां, शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण, क्षतिपूर्ति, हस्तक्षेप, मध्यवर्ती राज्य तथा विभाजन और शासन हैं। तो याद रखिएगा, अहस्तक्षेप ये शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम सेक्रेटरी जनरल या महासचिव कौन था? आपको बताना है। तो सही उत्तर ट्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के थे। दोस्तों याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद 24 अक्टूबर 1945 से 1 फरवरी 1946 तक यूनाइटेड किंगडम के ग्लाडविन जेब कार्यवाहक महासचिव बनाए गए थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामान्य सभा ने नॉर्वे के ट्रिगवेली को अस्थायी महासचिव पद पर नियुक्त किया। उन्होंने सफलतापूर्वक अपने 5 वर्ष का संपूर्ण कार्यकाल 2 फरवरी 1946 से 10 नवंबर 1952 तक पूर्ण करने के बाद 1951 में पुनर्नियुक्ति प्राप्त की थी, लेकिन 1952 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। वे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा के सेक्रेटरी जनरल हैं बुतरस घाली, कोफी अन्नान, यासर अराफात या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि कोफी अन्नान बहुत समय तक जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे। वर्तमान में सामान्य सभा के महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुटरेस हैं। तो एंटोनियो गुटरेस जो हैं ये वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सचिव हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव ने 1992 में अपनी रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस सुरक्षा परिषद को सौंपी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव ने 1992 में अपनी रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस सुरक्षा परिषद को सौंपी थी? ऑप्शन है कोफी अन्नान, बुतरस घाली, कुर्त वाल्दहीम और यू थांट। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बुतरस घाली। दोस्तों 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालीन महासचिव बुतरस घाली ने अपनी रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस यानी शांति के लिए एजेंडा सुरक्षा परिषद को सौंपा था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं?
तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुटरेस हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के निम्नांकित महासचिवों को उनकी नियुक्ति के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यू थांट, कुर्ट वाल्डहिम, ट्रिगवेली और डैग हैमरशोल्ड। तो आप जान लीजिए, सबसे पहले इसमें ट्रिगवेली का नाम आएगा, फिर डैग हैमरशोल्ड, उसके बाद यू थांट और फिर कुर्ट वाल्डहिम। तो सही उत्तर 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ट्रिगवेली जो नॉर्वे के थे, इन्होंने 1946 से 1952 तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में कार्य किया और ये यूएनओ के प्रथम महासचिव थे। डैग हैमरशोल्ड स्वीडन के थे, 1953 से 1961 तक ये दूसरे महासचिव थे। यू थांट म्यांमार के थे, 1961 से 1971 तक तृतीय। और कुर्ट वाल्डहिम ऑस्ट्रिया के थे, 1972 से 1981 तक इन्होंने चतुर्थ महासचिव के रूप में कार्य किया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित सामूहिक सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव किस प्रतिवेदन पर आधारित था? ऑप्शन है किसिंजर प्रस्ताव 1971, ग्रोम्यको प्रस्ताव 1975, बोर रदरफोर्ड प्रस्ताव 1956 या एचिसन प्रस्ताव 1950। सही उत्तर एचिसन प्रस्ताव 1950। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित सामूहिक सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव एचिसन प्रस्ताव 1950 पर आधारित था। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स समझौते के द्वारा निम्नलिखित में से किस एजेंसी की स्थापना की गई थी? तो आप जान लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों, विश्व बैंक को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक IBRD कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी IBRD, इन दोनों की स्थापना एक साथ 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन अमेरिका में हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944 तक आयोजित इस सम्मेलन में 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन से नहीं जुड़े थे? आपको बताना है। नेहरू, द गाल, यासर अराफात और टीटो। तो सही उत्तर द गाल, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन से नहीं जुड़े थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने ये निश्चय किया है कि वे विश्व के किसी भी शक्तिशाली देश के साथ न तो आएंगे न विरोध करेंगे। इस आंदोलन में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के द्वितीय राष्ट्रपति जमाल अब्देल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो, बर्मा यानी वर्तमान म्यांमार के प्रथम प्रधानमंत्री यूनू, इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति सुकार्णो और घाना के प्रथम राष्ट्रपति नक्रूमा ने भाग लिया था। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का सबसे पहले प्रयोग भारतीय अधिकारी VK कृष्ण मेनन ने 1953 में संयुक्त राष्ट्र में किया था। द गाल यानी चार्ल्स डी गाल को इस आंदोलन से संबंधित नहीं है। चार्ल्स डी गाल का संबंध गुट निरपेक्ष आंदोलन से नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य नहीं था? नेहरू, नासिर, टीटो और फिदेल कास्त्रो। तो सही उत्तर हो जाएगा फिदेल कास्त्रो। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिदेल कास्त्रो ये रूज क्यूबा के राजनीतिज्ञ थे। फिडेल एलेजेंड्रो कास्ट्रो रूज क्यूबा के राजनीतिज्ञ थे जो फरवरी 1959 से दिसंबर 1976 तक क्यूबा के प्रधानमंत्री रहे। वे क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव थे और गुट निरपेक्ष आंदोलन से उनका कोई संबंध नहीं था। अगला प्रश्न है, कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर, मार्शल टीटो और कर्नल गद्दाफी। तो सही उत्तर कर्नल गद्दाफी।
दोस्तों मुअम्मर अल गद्दाफी सन 1969 में लीबिया के शासक बने। उन्हें कर्नल गद्दाफी के नाम से जाना जाता है। वे अरब देश में सबसे अधिक समय तक 42 वर्ष तक शासन करने वाले तानाशाह रहे। 20 अक्टूबर 2011 को उनकी हत्या कर दी गई और निर्गुट आंदोलन से इनका कोई वास्ता नहीं था। नेहरू, नासिर और टीटो निर्गुट आंदोलन या गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष वैदेशिक नीति का प्रतिपादन किसने किया था? आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी या लाल बहादुर शास्त्री ने? तो सही उत्तर जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों याद रखिएगा, गुटनिरपेक्षता की जो वैदेशिक नीति है इसका प्रतिपादन नेहरू जी ने किया था। सितंबर 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में बोलते हुए नेहरू ने कहा था कि हम इसे गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन कहते हैं। अब गुटनिरपेक्ष शब्द की विभिन्न रूप में व्याख्या की जा सकती है, लेकिन मूलतः इसके अर्थ का प्रयोग विश्व की महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने के लिए किया गया है। गुटनिरपेक्षता का एक नकारात्मक अर्थ है, लेकिन यदि आप इसे सकारात्मक अर्थ दें तो इसका आशय उन राष्ट्रों से है जो युद्ध के प्रयोजन, सैन्य गुटों, सैन्य संधियों और इसी प्रकार की अन्य बातों का विरोध करते हैं। इसलिए हम इससे दूर हैं और हम जिस रूप में भी हैं शांति के पक्ष को अपना समर्थन देना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? आपको बताना है। ऑप्शन है बैडुंग, बेलग्रेड, लुसाका या फिर मिस्र में। तो सही उत्तर बेलग्रेड, ऑप्शन बी। दोस्तों तत्कालीन यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन सितंबर 1961 में हुआ था। इसमें 25 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये सम्मेलन यूगोस्लाविया के तत्कालीन राष्ट्रपति टीटो के सुझाव पर आमंत्रित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन प्रथम बार कब आयोजित किया गया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1980 में, 1986 में, 1983 में या फिर 1981 में? तो सही उत्तर 1983 में। गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन भारत में प्रथम बार 7 से 12 मार्च 1983 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन था और इसका 18वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 25 से 26 अक्टूबर 2019 को अजरबैजान के बाकू में आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा, भारत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन पहली बार 1983 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था या नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग उठाई गई थी किस सम्मेलन में? तो सही उत्तर बांडुंग सम्मेलन में। दोस्तों नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग सबसे पहले बांडुंग सम्मेलन में उठाई गई थी। बांडुंग सम्मेलन को क्षेत्रीय समस्याओं तक ही सीमित नहीं रखा गया, बल्कि निशस्त्रीकरण और विश्व शांति सुरक्षा के लिए ठोस कदम भी उठाए जाने का प्रावधान किया गया। और इस सम्मेलन ने अफ्रीकी, एशियाई, यूरोपीय और लैटिन अमेरिकी लोगों और नई विश्व व्यवस्था में उनकी इच्छित भूमिका के बीच खाई पाटने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन निम्न नगरों में आयोजित हुए थे। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन किन नगरों में आयोजित हुए थे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। लुसाका में 1970 में और अल्जियर्स में 1973 में। लेकिन भारत में जो है गुटनिरपेक्ष सम्मेलन पहली बार 1983 में 7 से 12 मार्च को आयोजित किया गया था। पहला शिखर सम्मेलन 1 से 6 सितंबर 1961 को तत्कालीन यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में, दूसरा 5 से 10 अक्टूबर 1964 को मिस्र की राजधानी काहिरा में, पाँचवां 16 से 19 अगस्त 1976 को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में, छठा सम्मेलन 3 से 9 सितंबर 1979 क्यूबा की राजधानी हवाना में और 8वां सम्मेलन 1 से 6 सितंबर 1986 को जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष को
चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में किस वर्ष को चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया? ऑप्शन है 2018, 2015, 2016 या 2017। तो सही उत्तर 2016। भारत चीन के मध्य वर्ष 2014 को पंचशील घोषणा की 60वीं वर्षगांठ पर वर्ष 2015 में चीन में इंडिया भ्रमण वर्ष और वर्ष 2016 में भारत में चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुटनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं और एक दूसरे के क्षेत्र और संप्रभुता का पारस्परिक आदर। तो सही उत्तर पंचशील के 5 सिद्धांत हैं, इसमें गुटनिरपेक्षता शामिल नहीं है। दोस्तों, मानव कल्याण और विश्व शांति के आदर्शों की स्थापना के लिए विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था वाले देशों में पारस्परिक सहयोग के 5 आधारभूत सिद्धांत हैं, जिन्हें पंचशील कहते हैं। ये सिद्धांत हैं: पहला, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। दूसरा है एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई न करना। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप न करना। चौथा, समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना। और पांचवा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में विश्वास करना। गुटनिरपेक्षता का अर्थ किसी भी शक्तिशाली देश के पक्ष अथवा विपक्ष में न रहकर तटस्थता की भूमिका निभाना है। अगला प्रश्न है कि पंचशील का सिद्धांत किससे संबंधित है? आपको बताना है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण या विवेकानंद? तो आप सभी जानते हैं पंचशील का सिद्धांत भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। पंचशील शब्द ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों से लिया गया है, जो कि बौद्ध भिक्षुओं का व्यवहार निर्धारित करने वाले 5 निषेध हैं। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहीं से ये शब्द लिया था। 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत संबंधी भारत चीन समझौते में सबसे पहले इन 5 सिद्धांतों को आधारभूत मानकर संधि की गई थी। अगला प्रश्न है, पंचशील की प्रस्तावना किसने की? शास्त्री, इंदिरा गांधी, अंबेडकर या नेहरू? तो सही उत्तर नेहरू जी ने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन सबसे पहले 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के बीच हुए एक समझौते में किया गया। 28 जून 1954 को चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई और भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने पंचशील में अपने विश्वास को दोहराया। अप्रैल 1955 में बांडुंग सम्मेलन में इन पंचशील के सिद्धांतों को पुनः विस्तृत रूप दिया गया। 14 अप्रैल 1959 को 82 देशों की संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने पंचशील के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस तरह से विश्व स्तर पर पंचशील को मान्यता मिली। पंचशील 5 सिद्धांतों का समूह है, जिसमें क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, परस्पर अनाक्रमण करने के सिद्धांत का पालन, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और परस्पर मित्रता की भावना बनाए रखना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास रखना, ये पंचशील के 5 सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है? पश्चिमी गुट पर, साम्यवादी गुट पर, गुट निरपेक्षता पर या जियो और जीने दो की नीति पर? तो सही उत्तर गुट निरपेक्षता, ऑप्शन सी। दोस्तों, भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्षता या असंलग्नता पर आधारित है। इस नीति के तहत अपने साथ दूसरे देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय एकता और अखंडता और उनकी सुरक्षा में हस्तक्षेप न करना और किसी भी पक्ष में न रहकर निष्पक्ष भूमिका में रहना है। तो भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्षता पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या नहीं है? अफ्रीकी एशियाई एकता, पड़ोसी देशों के मध्य शक्ति विस्तार, गुट निरपेक्षता और निशस्त्रीकरण? तो सही उत्तर भारत की विदेश नीति का उद्देश्य पड़ोसी देशों के मध्य शक्ति विस्तार नहीं है। इसके अलावा भारतीय विदेश नीति अफ्रीकी एशियाई एकता, गुट निरपेक्षता और निशस्त्रीकरण पर बल देती है। पड़ोसी देशों के मध्य शक्ति विस्तार भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन यानी आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है।
काठमांडू, सिंगापुर, बैंकॉक या जकार्ता में? तो सही उत्तर जकार्ता। दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान जिसको कहा जाता है, ये 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति स्थिरता कायम रखने के लिए कार्य करते हैं। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है और आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। इसके संस्थापक सदस्य थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर थे। 8 जनवरी 1984 को ब्रुनेई तथा 28 जुलाई 1995 को वियतनाम इसके सदस्य बने। लाओस और बर्मा यानी म्यांमार ने 23 जुलाई 1997 को इसकी सदस्यता ग्रहण की और कंबोडिया 30 अप्रैल 1999 को इसमें शामिल हुआ। तो आसियान 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आपको बताना है। देखिए, नेपाल, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस। तो सही उत्तर नेपाल। नेपाल दोस्तों ये आसियान का सदस्य नहीं है। थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस आसियान के 5 संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। नेपाल आसियान का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, सन 1967 में जब आसियान संगठन बना तब उसका उद्देश्य क्या था? आपको बताना है। ऑप्शन है, सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग, चीन से लड़ने के लिए राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार करना, पश्चिमी साम्राज्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना और ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव को रोकना। तो सही उत्तर सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग। दोस्तों 8 अगस्त 1967 को स्थापित आसियान का तत्कालीन उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है, गतिविधियों के संदर्भ में दक्षेस यानी सार्क की तुलना में जो है सार्क की तुलना किस संगठन से करना उचित नहीं होगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं आसियान, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ या नाटो। तो सही उत्तर नाटो। क्यों? क्योंकि सार्क जो है आसियान, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ की तरह ये जो है मुख्य रूप से शांति तथा सुरक्षा और आर्थिक विकास पर आधारित संगठन है, जबकि नाटो सैन्य संगठन है। गतिविधियों के संदर्भ में दक्षेस की तुलना नाटो से नहीं की जा सकती क्योंकि नाटो एक सैन्य संगठन है और ये सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा पर आधारित है। दक्षेस दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना है। दोस्तों दक्षेस की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान के द्वारा की गई थी। अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना था और 1 मार्च 2020 से दक्षेस के महासचिव श्रीलंका के इसाला रुवान वीराकून हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षेस की कार्य पद्धति का आधार है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है, देख सकते हैं, भारतीय दृष्टिकोण, बहु सदस्यों का दृष्टिकोण, आम सहमति या 2/3 बहुमत। तो सही उत्तर आम सहमति। दोस्तों दक्षेस अथवा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में की गई। वर्तमान में इसके 8 सदस्य देश हैं जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान हैं। दक्षेस के चार्टर में आम सहमत के आधार पर निर्णय लेने की चर्चा की गई है और इस संगठन का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दक्षिण संवाद का तात्पर्य नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना का स्वप्न देखना, अमीर और गरीब देशों के बीच संवाद स्थापित करने का प्रयास, उत्तर से तात्पर्य है विकसित देश और दक्षिण से तात्पर्य है विकासशील तीसरी दुनिया के देश, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना करना।
तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जो है ये उत्तर दक्षिण संवाद में शामिल नहीं है, ABC नॉर्थ साउथ डायलॉग के अंतर्गत शामिल हैं। दोस्तों, विश्व व्यापार पर नज़र रखने, उनके नियमों का पालन कराने के लिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। गैट वार्ताओं का दौर समाप्त होने के बाद गैट के स्थान पर 1995 में WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया और शेष 3 संगठन जैसे नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, अमीर गरीब देशों के बीच संवाद और उत्तर के विकसित देश और दक्षिण के विकासशील तीसरी दुनिया के बीच के देशों का संवाद, ये उत्तर दक्षिण संवाद से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि वार्ताओं के उरुग्वे चक्र से किसकी स्थापना हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। IMF, नाफ्टा, नाटो या WTO। तो सही उत्तर WTO। वार्ताओं के उरुग्वे दौर के द्वारा WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। WTO का पूर्ववर्ती नाम व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौता यानी गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ था। आर्थर डंकल का प्रस्ताव का संबंध WTO से है। अगला प्रश्न है, सामूहिक सुरक्षा के संबंध में कौन सा कथन गलत है। किसी एक राज्य पर किया गया आक्रमण सभी राज्यों पर आक्रमण नहीं माना जाएगा, ये आपका गलत कथन है, यही सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन देखिए, सामूहिक सुरक्षा या कलेक्टिव सिक्योरिटी में ये माना जाता है कि किसी राष्ट्र विशेष की सुरक्षा अकेले उसी राष्ट्र की चिंता का विषय न हो, बल्कि ये सारे अंतर्राष्ट्रीय समाज की चिंता का विषय हो। आक्रमणकारी के अलावा अन्य सभी राष्ट्रों के बीच सहयोग सामूहिक सुरक्षा का सार तत्व है, और यदि किसी एक राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पैदा करता हो तो खतराग्रस्त राष्ट्र जो है उसकी ओर से सभी राष्ट्र कार्रवाई करें। तो याद रखिएगा, किसी एक राज्य पर किया गया आक्रमण सभी राज्यों पर किया गया आक्रमण माना जाएगा और सभी देश मिलकर आक्रमणकारी का मुकाबला करेंगे। ये सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत शामिल हैं। और एक सूत्र वाक्य याद रखिएगा, सामूहिक सुरक्षा का आधार है एक के लिए सब और सब के लिए एक, यानी वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में किसी एक राज्य पर किया गया आक्रमण सभी राज्यों पर आक्रमण माना जाता है और इस व्यवस्था में सभी राज्य आक्रमणकारी को पहचानते हैं और मिलकर उसका प्रतिरोध करते हैं। अगला प्रश्न है, सामूहिक सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्था के संदर्भ में किस सम्मेलन का अधिक महत्व है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1970, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945, वाशिंगटन अंतर महाद्वीपीय सम्मेलन 1953 और टोक्यो प्रशांत अटलांटिक सम्मेलन 1960। तो सही उत्तर सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945। दोस्तों, सामूहिक सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्था के संदर्भ में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 बहुत ही महत्वपूर्ण है। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का आयोजन 25 अप्रैल से 26 जून 1945 के मध्य अमेरिका में हुआ था। इस सम्मेलन को यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें 51 संबद्ध देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप यूनाइटेड नेशन चार्टर की रचना हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, FMCT का संबंध व्यापक विनाश के हथियारों के अप्रसार से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ट्रिप्स का संबंध विश्व व्यापार से है और WSF ये वैश्विक सामाजिक आंदोलन यानी वर्ल्ड सोशल वैश्विक सामाजिक आंदोलन से संबंधित है WSF। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? 3 1 2 4। यहाँ पर मिलान करते हैं 3 1 2 4। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, FMCT व्यापक विनाश के हथियारों के अप्रसार, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन, ट्रिप्स विश्व व्यापार और WSF ये वैश्विक सामाजिक आंदोलन से संबंधित है।
अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, यूरोपियन यूनियन यानी ईयू के कितने सदस्य देश हैं? आपको बताना है 23, 24, 25 या 26। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों आप जान लीजिए कि यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 28 है, 28 याद रखिएगा। दोस्तों 1 जनवरी 2007 को बुल्गारिया और रोमानिया और 1 जुलाई 2013 को क्रोएशिया इस संघ के सदस्य बने। संस्थापक सदस्यों में बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड शामिल हैं। यूरोपियन यूनियन मुख्यतः यूरोप में स्थित देशों का एक राजनैतिक और आर्थिक मंच है जिसमें आपस में प्रशासनिक साझेदारी होती है जो सभी सदस्य देशों पर लागू होती है। तो याद रखिएगा यूरोपियन यूनियन में कुल 28 सदस्य देश हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इसमें हमने संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इनको तैयार कर लीजिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।